हेलो गाइस, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी। 11th क्लास की हिंदी की बुक है आपकी थर्ड बुक अभिव्यक्ति और माध्यम। इस बुक का आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है जनसंचार माध्यम और लेखन। इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए इस नोट्स के तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। मैं आपको बता देता हूं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने हैं तो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसकी वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी फुल मार्क्स आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संचार से आप क्या समझते हैं? यह आपका पहला क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर संचार होता क्या है। तो संचार को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में अपनी सूचनाओं का, विचारों का और भावनाओं का जब आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, तो इस स्थिति को ही कहा जाता है संचार। यानी कि अपनी विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार कहलाता है। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध संचार शास्त्री रह चुके हैं जिनका नाम है विल्बर श्रेम। इन्होंने संचार की डेफिनेशन अलग तरीके से दी। इन्होंने कहा जो संचार है वो अनुभवों की साझेदारी है। इसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने अनुभवों को, एक्सपीरियंस को एक दूसरे से साझा करते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है मौखिक एवं अमौखिक संचार में क्या अंतर है। आपको जो है शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए हिंदी में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मौखिक एवं अमौखिक संचार में क्या अंतर है। आपको हिंदी में जब भी आपके क्वेश्चन आए तो आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि मौखिक का मतलब होता है मुंह का प्रयोग कर कर, और अमौखिक का मतलब होता है बिना मुख के, यानी कि जब आप मुख का प्रयोग नहीं करोगे। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। तो मौखिक संचार जो है वो ऐसा संचार होता है जो आप मुख को खोल कर संचार करते हो। अगर आप बिना मुख खोले संचार करोगे तो वो कहलाएगा आपका अमौखिक संचार। सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा अतः व्यक्ति संचार से आप क्या समझते हो। अतः व्यक्ति का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने ही अंदर संचार करे। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अतः व्यक्ति संचार जो है ये ऐसा संचार होता है जिसमें व्यक्ति खुद से ही संचार करता है, अपने मन में ही कुछ प्रश्न करता है और खुद ही उसका उत्तर दे देता है। यानी कि अपने अंदर ही जो व्यक्ति के अंदर जो संचार होता है उसी को कहा जाता है अतः व्यक्ति संचार। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 4 है अंतर्व्यक्ति संचार। अंतर्व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्तियों के साथ में या व्यक्तियों के बीच में। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अंतर्व्यक्ति संचार जो है ये ऐसा संचार होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बैठकर संचार करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा संचार के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। यह संचार की प्रक्रिया क्या होती है। इसके अंदर आपको आंसर के अंदर बतानी है पूरी डिटेल जो कि संचार में यूज़ होती है। सबसे पहली चीज़ होती है स्रोत, यानी कि जिस जगह से संचार जो है वो शुरू हो रहा है उसको कहा जाता है स्रोत। अब वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है या फिर किसी अन्य चीज़ के द्वारा भी शुरुआत हो सकती है संचार की। सेकेंड है आपका पॉइंट कोटिगत या एनकोडिंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनकोडिंग। तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर एनकोडिंग होता क्या है। एनकोडिंग का मतलब होता है जो भी आप संदेश लिख रहे हो उसकी जो भाषा है उसका ज्ञान दोनों को होना चाहिए। जो व्यक्ति संचार भेज रहा है उसे भी और जो वो व्यक्ति संचार को प्राप्त कर रहा है उसे भी, दोनों को उस संचार की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है आपका संदेश। जो भी आप संदेश भेज रहे हो, संचार कर रहे हो, उसके लिए आपकी सबसे मेन चीज़ है कि आपका संदेश जो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल घुमा फिरा के बात ना की जाए, बिल्कुल सीधी बात करी जाए ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माध्यम। कई बार संचार जो है वो अलग अलग माध्यमों के द्वारा करा जाता है, जैसे टेलीफोन के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, रेडियो के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा।
डिकोडिंग, डिकोडिंग का भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि आखिर डिकोडिंग होता क्या है। जो आप संदेश भेज रहे हो उसे कोई व्यक्ति समझ सके, आसानी से उसका अर्थ समझ सके, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है डिकोडिंग। यानी कि जो आपका संदेश भेजा गया है उसके अर्थ को समझ लेना, उसमें क्या बात लिखी हुई है संदेश में, इस प्रक्रिया को कहते हैं डिकोडिंग। नेक्स्ट है आपका फीडबैक। जब आपका संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है तो पहुंच जाने के बाद वो भी अपनी प्रतिक्रिया देता है, संदेश का जवाब देता है, वो उसके जवाब देने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है फीडबैक। नेक्स्ट प्रश्न पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7वां पॉइंट, शोर। शोर के बारे में डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप संचार करते हो उसके अंदर जो रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो सारी की सारी संचार कहलाती हैं, जिसकी वजह से आप सही तरीके से संचार नहीं कर पाते, सामने वाले को आपकी बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है आपका, फीडबैक क्या होता है। फीडबैक जैसे कि मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, जब आप संदेश भेजोगे तो जो कोई व्यक्ति उस संदेश को प्राप्त कर लेगा, प्राप्त करने के बाद वो भी अपना जवाब देगा आपको संदेश में, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है फीडबैक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनकोडिंग किसे कहते हैं। एनकोडिंग का मतलब होता है जो ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो आप संदेश भेज रहे हो उसकी भाषा का ज्ञान दोनों व्यक्तियों को होना चाहिए। जो व्यक्ति संचार करने के लिए संदेश भेज रहा उसे भी, और जो व्यक्ति उस संदेश को प्राप्त करेगा, दोनों को ही पता होना चाहिए उस भाषा के बारे में जो कि संचार की भाषा है। अगला प्रश्न है हमारा, डिकोडिंग। डिकोडिंग किसे कहते हैं। डिकोडिंग का मतलब है जब आप संदेश भेजोगे तो संदेश प्राप्तकर्ता जो है उसे संदेश का अर्थ को समझना पड़ेगा कि आगे संदेश में क्या लिखा हुआ है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है डिकोडिंग। अगला है हमारा जनसंचार। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। जनसंचार का आखिर मतलब क्या होता है। जनसंचार जो ये ऐसा संचार होता है जिसके अंदर आप संचार करने के लिए किसी यांत्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नई नई टेक्नोलॉजियों की ज़रूरत पड़ेगी, नए नए माध्यमों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी ऐसे संचार जो कि यांत्रिक द्वारा हो, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, ऐसे संचारों को कहा जाता है जनसंचार। अब इसके भी कई सारे माध्यम हो सकते हैं, या तो अखबार के द्वारा आप जनसंचार कर सकते हो, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, सिनेमा के द्वारा या इंटरनेट, इनमें से किसी के भी द्वारा आप कर सकते हो जनसंचार। जैसे कि मैंने आपको दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर कि ये आपका इंटरनेट के द्वारा हो रहा है, टेलीफोन के द्वारा हो रहा है, इस तरीके से। और ये होता है सिंपल संचार जो कि व्यक्ति आपस में आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं, या आप देख रहे हो मोबाइल के द्वारा भी हो रहा है। तो ये आपके जनसंचार और संचार के उदाहरण हैं। जनसंचार में द्वारपाल की आखिर भूमिका क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर द्वारपाल होता कौन है। जितने भी जनसंचार के माध्यम होते हैं वहाँ पे कई सारे व्यक्ति कार्य करते हैं। उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि सारी सूचनाओं को नियंत्रित करेगा, इकट्ठा करेगा और निर्धारित करेगा, तो उस व्यक्ति को ही कहा जाता है द्वारपाल। तो ये द्वारपाल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हर जनसंचार माध्यम के लिए, क्योंकि इन्हीं का ही काम है जितनी भी सूचना आ रही है उन्हें इकट्ठा करना, नियंत्रित करना, निर्धारित करना, और यही डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सी बात जो प्रकाशित होगी, कौन सी प्रसारित नहीं होगी। प्रश्न नंबर 11, जनसंचार माध्यम का एक लाभ व एक दुष्परिणाम लिखिए। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 में भी और 3 में भी, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के टाइप आ सकते हैं किस तरीके से, वो समझ लीजिए। आपसे या तो क्वेश्चन में दोनों के बारे में पूछ लेगा कि आपको लाभ भी बताइए और दुष्परिणाम भी बताइए जनसंचार के, या आपसे कह दिया जाएगा जनसंचार के सिर्फ सकारात्मक प्रभाव बताइए, या पूछ लिया जाएगा सिर्फ नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सबसे पहले हम समझेंगे नकारात्मक यानी कि बुरे प्रभाव जनसंचार के क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हो जनसंचार जो है एक तरफ लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ हमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है जनसंचार से, क्योंकि इसके अंदर नेट क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है जनसंचार की वजह से। जो टीवी है, सिनेमा है, वो ऐसी चीज़ दिखा देते हैं जो कि वास्तविक दुनिया में हो ही नहीं सकती। लोग जो है कल्पनाओं में खो जाते हैं इनकी वजह से, ताकि लोग जो है गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं। इसकी वजह से जनसंचार जो है इसकी वजह से
लोग जो है नए नए अपराधों के तरीके सीखते हैं, नई नई चोरी, डकैती, लूटमाट, इन सब की सारी बेकार चीज़ें जो है जनसंचार माध्यम के द्वारा लोग सीख रहे हैं, जो कि एक बहुत बुरा प्रभाव है। लोग नई नई तरीके से गलत हिंसा करना सीख रहे हैं, अश्लीलता युवा वर्ग को प्रभावित कर रही है। ये सारे के सारे जो है बुरे परिणाम है जनसंचार माध्यम के। अब देख लेते हैं हम जनसंचार के सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, यानी कि अच्छे प्रभाव या जनसंचार के लाभ। तो जैसे कि आप जानते हो, अगर लाभों की बात करें, इसके बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया जनसंचार माध्यम। हमें जानकारी चाहिए, अखबार में सुबह रोज़ पढ़ना होता है ताकि हमें जानकारी मिल सके अखबार के द्वारा। रेडियो, टेलीविज़न, ये जो है मनोरंजन के बहुत ज़्यादा बेहतरीन साधन बन गए हैं। साथ साथ समाचार, ज्ञान, विज्ञान, बाजार भाव, विज्ञापन, ये सारी की सारी चीज़ें हमें जानकारी मिल जाती है जनसंचार माध्यमों के द्वारा। और हमारे शिक्षक भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अगर हम जनसंचार माध्यम का सही तरीके से प्रयोग करें। आप नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हो जनसंचार माध्यमों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 13, इंटरनेट के लाभ लिखिए। इंटरनेट जो, जैसे कि आप जानते हो कि आज के टाइम का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम बन गया है। हर कोई इंटरनेट का प्रयोग करना पसंद करता है। इंटरनेट पे रेडियो की, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, इनके सारे गुण हैं मौजूद। आपको इनकी सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी इंटरनेट पर ही। ये जो एक अति क्रियात्मक माध्यम माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी व्यक्ति इसका यूज़ कर रहा है वो बस खाली उस चीज़ को देखता ही नहीं है, वो बल्कि उसे यूज़ भी कर सकता है। जैसे कि आपको वीडियो गेम खेलना है, आप सिर्फ देखते ही नहीं हो वीडियो गेम को, आप खुद भी खेल सकते हो वीडियो गेम को। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी सिर्फ देखने के साथ साथ आप मूवी को हैंडल भी कर सकते हो, या तो आप आगे भी कर सकते हो मूवी को या पीछे कर सकते हो। इस तरीके से आप सिर्फ बस खाली देखोगे नहीं, सिर्फ यूज़ भी कर सकते हो जिनसे इंटरनेट के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक